हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार SCERT की साइंस क्लास 8 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 6 और 7 कंप्लीट कर लिए। बिहार SCERT की जितनी भी समरी कराई गई उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप अदर समरी को भी सुन सकते हो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और यहाँ पर मैं टू द पॉइंट विथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बता दूँगी जो कि नॉर्मल वन डे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइंस की बुक में टोटल 19 चैप्टर हैं। तो एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं दो या तीन पार्ट में इसको कवर करूँगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, इस पर आपको आगे की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, यानी कि इसमें मैं इंग्लिश में भी साथ में बताते हुए चलती हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। यहाँ पे कैसे चीज़ें, कौन सी चीज़ें जलती हैं या क्या किस टेम्परेचर पे जलती हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो यही बताया गया कि जो पदार्थ जलता है उसको दाह कहते हैं और जो नहीं जलता है उसको अदाह कहते हैं। मतलब कंबसिव नेचर का होता है वरना इनकम्बसिव नेचर का होता है। अब यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट बताती हूँ, जैसे कि अगर कोई पदार्थ ब्लू फ्लेम देता है, मतलब नीली ज्वाला देता है, इसका मतलब उसमें पूर्ण दहन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगर कोई येलो फ्लेम देता है, ठीक है, ये NCERT का ही डेटा है। अगर नीली कलर की फ्लेम देता है तो फिर पूर्ण दहन होता है। अगर पीले रंग की ज्वाला देता है तो फिर अपूर्ण दहन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई पदार्थ जलने लगता है, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ये सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक कागज़ के टुकड़े की, एक कागज़ लेते हैं और यहाँ पे एक लकड़ी का गट्ठा लेते हैं। अब इन दोनों को माचिस की तीली से लगाएंगे तो माचिस की तीली से कागज़ तुरंत जलने लगेगा। इसका मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जबकि इसका टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। इसी हिसाब से यहाँ पे एक एग्जाम्पल में और बताया गया था कि पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो केरोसिन से कम होता है। इसका मतलब पेट्रोल पहले जलने लगेगा। और जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डिपेंड किस पे करता है? उनकी रासायनिक प्रकृति पे डिपेंड करता है, उनके केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि वो कौन सा पदार्थ है, कौन सा एलिमेंट है जिसको अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। तो सफ़ेद फास्फोरस, जो सफ़ेद फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस, इसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं, मतलब अगर रूम में ऐसे रखेंगे तो आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। और एक और पॉइंट मैं बताती हूँ, NCERT में है 10th में, कि सोडियम और पोटेशियम इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर इनको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे या फिर अगर हम पानी में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके हाई अमाउंट में, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देते हैं, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए मेनली 3 चीज़ें क्या चाहिए होती हैं? पहले तो जिसको जलाना है वो पदार्थ चाहिए, फिर उसको टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो जलेगा, एंड थर्ड है हवा। तो हवा का मतलब ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तभी वो चीज़ जल सकती है, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो वो चीज़ नहीं जल सकती। इसीलिए ऑक्सीजन हमको जीवन तो देती ही देती है, उसके अलावा ये चीज़ों को जलाने के लिए भी इम्पोर्टेंट गैस है। अब यहाँ पे कुछ माचिस की स्टोरी जानते हैं कि माचिस की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले एक रॉबर्ट बॉयल थे, इन्होंने क्या किया था, एक कागज़ के टुकड़े पे सफ़ेद फास्फोरस लगाया था। अब सीधी सी बात है कि जैसे सफ़ेद फास्फोरस लगाया वैसे वो जलने लगा होगा। लेकिन जो आज वाली माचिस है उसकी शुरुआत उसकी सफ़ेद फास्फोरस से नहीं बल्कि लाल फास्फोरस के इन्वेंशन की बात हुई। जो आजकल हम लोग माचिस यूज़ करते हैं वो रेड फास्फोरस कब इन्वेंट किया गया? 1845 में इन्वेंट किया गया। अब ये क्या होता है, ये अपने आप आग नहीं पकड़ता जब तक कि इसको रगड़ा ना जाए, मतलब किसी चीज़ के ऊपर ऐसे रगड़ दी जाती तब। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, प्रिंट नहीं है, लेकिन जो माचिस होती है जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं उनमें ये हिस्सा वाले में जो केमिकल लगा होता है उसमें एंटीमनी ट्राई सल्फाइड होता है। तो एंटीमनी ट्राई सल्फाइड होता है। उसके साथ में पोटेशियम क्लोरेट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोरेट होता है। और जो माचिस की डिब्बी होती है ना, माचिस की डिब्बी पे रेड फास्फोरस लगा होता है। माचिस की डिब्बी में जहाँ पे हम लोग इस माचिस की तीली को रगड़ते हैं वहाँ पे रेड फास्फोरस लगा होता है। जैसे ही हम इसको इस पर रगड़ते हैं ये रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में चेंज होकर के पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन कर लेता है, और पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन
करके क्या होगा, जलने लगेगा और किसको जला देगा, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को अच्छे से जला देता है। तो ये पूरी रिएक्शन होती है जिसकी वजह से माचिस की तीली जलने लगती है। तो रेड फॉस्फोरस, डिब्बी पर रेड फॉस्फोरस और सल्फर लगा होता है और पोटेशियम, इस पर क्या होता है, इस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक है। अब मोमबत्ती का इतिहास जानते हैं। तो मोमबत्ती की इन्होंने माइकल फेरेडे ने एक कहानी बताई थी, इसका पूरा इतिहास बताया था कि मोमबत्ती क्या होती है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अब ये मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। मोम एक फ्यूल है जो मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाला जाता है। उसके अलावा पेट्रोलियम से भी प्राप्त होता है। ये लिखा हुआ है कि जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, मतलब वो बत्ती जलती है तो गर्मी पैदा होती है। उसकी वजह से जो मोम है वो द्रव बनता है और द्रव से वाष्प बनता है, यानी कि वेपर बनता है। और मोम की ये जो वेपर होती है यही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलती है। ठीक है, तो फाइनली जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है वो मोम की वाष्प कर। अगर किसी भी ईंधन को जलाया जाता है, किसी भी फ्यूल को जलाना, एक पहली बात तो जलाना इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। अगर हम कोयले को जलाते हैं, C+O2, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 निकलेगा, फिर वाटर वेपर निकलेगा एंड हाई अमाउंट में हीट निकलती है, तो हीट एंड लाइट निकलता है। इसी तरह अगर हम मीथेन को जलाते हैं तो भी यही चीज़ निकलती है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, उसके अलावा हीट एंड लाइट। है कि अग्निशामक यंत्र क्या होता है, तो आग को बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अब ये यहाँ पे दो तरीके के बताए गए हैं। एक होता है एक सिलेंडर ऐसा जिसमें कि हाई टेम्परेचर पे CO2 को भर दिया जाता है। अब आपको मैंने बताया भी था पहले वाली वीडियोज़ में 6 या 7 में कि CO2 क्या होती है कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ये ऐसा करती क्या है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि CO2 गैस उच्च दाब पर भरा होता है। और एक तो ये तरीका होता है, एक दूसरा ये होता है कि एक ऐसे कंटेनर टाइप का लेते हैं जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ये होता है इसमें। उसके साथ में इसमें एक बॉटल में अम्ल भरा होता है, बॉटल में कोई एसिड भरा होता है। तो जब हम बेकिंग सोडा को अम्ल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 ही मिलेगी। तो ये एक तरीका हो जाता है। अदरवाइज ये सिलेंडर में हाई प्रेशर पे CO2 को भर देते हैं। अब CO2 करती क्या है, CO2 जैसे जहाँ पे आग लगी, मान लीजिए ये आग लगी है, ठीक है, ये आग लगी है, तो ये इसके चारों ओर एक बाउंड्री सेट कर देती है जिसमें इस आग का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है। और सीधी सी बात है, मैंने बताया भी किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर ऑक्सीजन के संपर्क टूट जाएगा तो वो आगे फर्दर जो जलना है वो बंद कर देगा। ठीक है, इसीलिए CO2 क्या करती है, CO2 इसको रोकने का काम करती है। अगर कहीं तेल से आग लगी है तो हमको पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है, तेल से भारी होता है तो वो नीचे हो जाता है और आग बुझ नहीं पाती है। तो अगर आ जाता है कि जैसे देखिए ना, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं कि तेल को जो तेल से लगी आग है उसमें पानी क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी भारी होता है, वो नीचे हो जाता है और नीचे हो जाने की वजह से आग बुझ नहीं पाती है। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं। तो मोमबत्ती की जो ये ज्वाला होती है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी वाला नीला होता है, ठीक है, सबसे बाहरी वाला नीला होता है। नीला मैंने बताया था यहाँ कंप्लीट कंबशन होगा, नहीं पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है। वो सबसे गर्म यही पार्ट होता है बाहर वाला, लेकिन यह अदीप्त होता है, मतलब नॉन ल्यूमिनस होता है, ज़्यादा वो लाइट नहीं देता है। फिर आता है बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट जो होता है वो पीले रंग का होता है। पीले रंग का मतलब है कि यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होगा, लेकिन ये बहुत दीप्त होता है, ल्यूमिनस होता है, यही लाइट देता है। तो पीला वाला भाग लाइट देता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा होता है। यहाँ कार्बन के कुछ कण पाए जाते हैं और ऑक्सीजन की पूरी तरीके से सप्लाई नहीं होती, इसी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब आ जाता है जो सबसे थर्ड पार्ट है, वो एकदम नज़दीक वाला आता है, जो कि मोमबत्ती के एकदम नज़दीक का पार्ट होता है, आंतरिक वाला। यहाँ पे ये काले रंग का होता है। ठीक है, तो 3 रंग कौन कौन से बताएं, एक नीला बताया, एक पीला बताया, एक काला। काले में एकदम ही कम जो गर्म क्षेत्र होता है, सबसे गर्म बाहर वाला, उसके बाद ये अंदर वाला, उसके बाद सबसे अंदर वाला। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के कण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। अब ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि जो किसी भी जीवाश्म को फॉसिल फ्यूल को जलाने पे क्या निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर निकलते हैं। अब नाइट्रोजन सल्फर क्या होते हैं, जब ऑक्साइड बनते हैं, पानी के साथ क्रिया करते हैं तो अम्ल वर्षा करते हैं। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि अम्ल वर्षा कौन से एसिड की वजह से होती है, तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, और उसके अलावा H2SO4।
ठीक। तो सल्फ़र के ऑक्साइड जो होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, जब ये पानी के साथ मिलते हैं तो ये एसिड बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। सेकेंड चैप्टर है लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। इसमें हम लोग लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है वो क्यों होता है और अर्थक्वेक क्यों आते हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तड़ित यानी कि लाइटनिंग। लाइटनिंग में आपने देखा होगा चिंगारी निकलती, बिजली कड़कती, आवाज़ आती है, तो ऐसा क्यों होता है। और दूसरी चीज़ जो कपड़े में भी अभी कभी कभी देखा होगा, ऊनी या पॉलिस्टर कपड़े में भी चिट चिट की आवाज़ आती है, तो वो किस वजह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि जब रगड़ से विद्युत पैदा होती है, मतलब चार्जेस बनते हैं, और चार्जेस के बाद वो संपर्क में अगर नहीं भी रहते, अगर कोई वस्तु संपर्क में नहीं भी है, तभी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर में ये प्रवाह करते हैं, मतलब चार्जेस प्रवाह करते हैं, जिसकी वजह से, जिसको कहा जाता है विद्युत उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है, जो कि हमको लाइट के जैसा लगता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पे प्रवाह हुआ तो जो प्रवाह होता है वो हमको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उस प्रवाह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और जिसकी वजह से हमको तीव्र प्रकाश या चिंगारी के रूप में वो दिखाई पड़ता है। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले इसकी खोज की है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में ये बात बताई थी कि जो ये बादलों में जो बिजली चमकती है और जो कपड़ों में चट-चट की आवाज़ आती है, जो या चिंगारी दिखाई पड़ती है, वो एक ही चीज़ होती है, चार्जेस की वजह से होती है। और स्टैटिक चार्ज होते हैं। ये कौन से चार्ज होते हैं? स्टैटिक मतलब स्थिर चार्ज होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक पतंग ली थी। तो ये हम बना देते हैं पतंग में क्या किया था, ये रेशम का धागा लिया था और यहाँ पे एक चाबी, धातु की चाबी लगा दी थी। जब ये पतंग आसमान में गई बादलों के पास, तो वहाँ से जो चार्जेस थे वो इस रेशम के धागे के सहारे इस चाबी में आ गए थे, और जब इन्होंने चाबी को छुआ तो उनको खतरनाक झटका लगा, मतलब झटका लगा था। अब यही एक्सपेरिमेंट एक और वैज्ञानिक थे, रिचमैन, इन्होंने किया। तो हुआ क्या, इनकी एक बुरी किस्मत कि वहाँ से पतंग के सहारे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, जिसकी वजह से जैसे उन्होंने उस चीज़ को छुआ, इनको झटका लगा और ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा आप ना करें, बिल्कुल भी, बच्चे बिल्कुल भी ना करें, बड़े भी बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि रगड़ से आवेशन कैसे होता है। तो रगड़ से आवेशन में हमको केवल इतना पॉइंट याद रखना है कि देखिए, अगर कोई भी चीज़, जैसे हम लोगों ने कभी ना कभी तो किया ही होगा, जो कंघी लेते हैं, कंघी को अगर हम सिर पे ऐसे प्रेस करते हैं, उसके बाद एक कागज़ के टुकड़े लेते हैं, अगर उस कंघी को कागज़ के टुकड़े के पास लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े इस पर चिपक जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कंघी पे कुछ चार्ज आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओवरऑल, कि जो सेम चार्ज होते हैं, मतलब एक जैसे जो चार्ज हैं, वो रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और अपोजिट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जो विपरीत चार्ज होते हैं, विपरीत आवेश जो होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं। वह ओवरऑल इतने पॉइंट आपको याद रखने थे। अब एनसीईआरटी का एक पॉइंट याद रखिएगा कि रेशम के कपड़े पे अगर हम किसी कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे धनावेश बनता है, यानी कि पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। याद रखिएगा, कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है। ये जो चार्ज होते हैं ये स्थिर होते हैं और खुद से गति नहीं करते हैं। ठीक है, ये चार्ज जो बनते हैं रगड़ के कारण, जो आवेश उत्पन्न होते हैं, ये स्थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं और खुद से गति नहीं करते हैं। अब आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई चीज़ है जिस पे ये चार्ज था, प्लस के चार्ज हैं, तो इससे कोई अगर अनावेशित वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जिस पे कोई चार्ज नहीं है, अगर उसको सटा दिया जाएगा तो ये चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सुचालक में, अगर वो सुचालक है तो ऑब्वियसली सुचालक मतलब कंडक्टर है, तो उस पर आसानी से वो फ्लो हो जाएगा। अब ये चीज़ हम लोग अर्थिंग के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं कि अर्थिंग क्या होती है। ये, हाँ, अर्थिंग का मतलब है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको भू संपर्कन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और हमने छुआ, तो हमारे पे चार्ज ट्रांसफ़र वो हमारे द्वारा ये अर्थ में इंटर कर गया, इसको भी हम अर्थिंग कहते हैं। या फिर अर्थिंग के लिए कौन सा कलर का, एक क्वेश्चन आता है कि क्लास 10th में, कि कौन से कलर का वायर यूज़ किया जाता है। तो अर्थिंग के लिए कौन से कलर से डिनोट किया जाता है, तो ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अर्थिंग के वायर को ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है। अर्थिंग का यूज़ किस लिए होता है, तो विद्युत पर्पज में अगर कोई सर्किट में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो जो शॉक वगैरह है उससे बचने के लिए अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है। तो आपने देखा होगा प्रेस वगैरह में जो 3 वाले नहीं होते हैं, सॉकेट होते हैं 3 वाले में, तो उसमें जो एक होता है वो आपका अर्थिंग वाला ही होता है, कि अगर मेटेलिक बॉडी में कभी ऐसे करंट वगैरह आ जाता है तो सीधे वो अर्थ में चला जाता है।
और उससे हमको शॉक नहीं लगता है। अब आ जाता है तड़ित यानी कि लाइटनिंग के बारे में जानेंगे। होता क्या है, तूफान के समय जो वायु की धाराएं हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि पानी की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। इसकी वजह से चार्जेस का पृथक्करण हो जाता है, मतलब चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं, ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे निगेटिव हो जाता है, बादलों में ही। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे अगर धरती पे पूछा जाए तो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होता है, जब इनका जो संचय होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और क्योंकि इनके बीच में एयर है, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर क्या करेगी, एयर जब तक रोक पा रही है रोकेगी, लेकिन जब इनका संचय बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तब वो रोक नहीं पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मैंने बताया था कि फ्लो हो जाता है चार्ज। अब फ्लो होने की वजह से हमको लगता है कि वो बिजली, मतलब वो जो चिंगारी है वो दिखने लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस। इससे बचा कैसे जा सकता है, तो बचने के लिए हमको खुले मैदान में नहीं रहना है। एक पोजीशन होती है जैसे हम लोग ऐसे पैरों के बल पे ऐसे मुंह नीचे करके ऐसे बैठना होता है, तो उस पोजीशन में बैठ सकते हैं। या फिर ऐसे ही, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का है, यहाँ पे कुछ भी याद करने वाला नहीं है कि पानी के समीप नहीं जाना चाहिए। मान लो पानी में ही करंट आ गया तो ये या इलेक्ट्रिक वाली जो चीज़ें उनसे दूर रहना चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटनिंग होती है इससे बचा कैसे जाता है, तो लाइटनिंग से बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करना चाहिए। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, इनको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए बड़ी बिल्डिंग है, इसके छत पे एक मेटल की एक डंडा लगा होता है, उस पर तीन नुकीली संरचना होती है। ये जो होता है उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे ज़मीन में, मतलब इसका जो आखिरी सिरा है, मतलब ये सीधी पूरी एक लाइन जाएगी और ज़मीन के अंदर एक प्लेट होती है। वो प्लेट कौन से मेटल की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लाइटिंग कंडक्टर में जो प्लेट यूज़ की जाती है वो तांबे के मेटल की होती है। अब ये करेगा क्या, ये सारी लाइट, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो सारा डिस्चार्ज ले करके कहाँ पे डाल देगा, अर्थ में डाल देगा। इसकी वजह से वो उसका बिल्डिंग पे कोई प्रभाव नहीं होता है। अब हम जानते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है, तो भूकंप के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ ही चुके हैं कि एशियन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। प्लेट पे जो स्थल बसे हुए हैं उन प्लेटों में क्या होती है, उन प्लेटों में या तो रगड़ होती है या तो फिर वो एक दूसरे के नीचे जाती है, तो जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। अब भूकंप की वजह से भी और कई सारी परिघटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि वो सुनामी का आना, लैंडस्लाइड का होना, ये सारी भूकंप के कारण भी हो जाते हैं। तो भूकंप के कारण क्या क्या होता है, तो भूकंप के कारण इसलिए होते हैं कि जो प्लेटें होती हैं जिन पर लैंड है, पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, मतलब पृथ्वी की जो पूरी परत है वो टुकड़ों में से विभाजित है, उनको हम प्लेट्स बोलते हैं। और ये प्लेट जो होती है निरंतर गति कर रही हैं, तो गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है, तो कभी एक दूसरे के भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न करती है, मतलब ऐसे नीचे की ओर जा रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो कि हमको भूकंप के रूप में दिखाई पड़ता है। भूकंप को किससे मापा जाता है, तो भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, भूकंप को सिस्मोग्राफ से, जिसको भूकंप लेखी कहते हैं, उससे मापा जाता है। इसके कई पैमाने होते हैं, जैसे रिक्टर पैमाना हो गया, एक इंपॉर्टेंट है। अब ज्योग्राफी में मैंने डिटेल में बताया था कि जहाँ पे स्टार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं, और जो धरती पे वो पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं या अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जब हम लोगों के पास भूकंप मापने की कोई विधि मालूम नहीं थी, मतलब अभी तो है, रिक्टर पैमाना है, लेकिन पहले क्या होता था, तो उस समय रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल और ट्विंग और ग्रे के सहयोग से एक भूकंप मापी विकसित किया गया था। तो भारत में कौन सा यूज़ हुआ था, भारत में मिल्स वाला यूज़ हुआ था। ठीक है, भारत में मिल्स वाला सबसे पहले यूज़ हुआ है, और 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की जो वेधशाला हैं वहाँ पे ट्विंग भूकंप मापी लगाए गए थे। तो पहले मिल्स वाला यूज़ किया गया, और उसके बाद में ट्विंग वाले का भी उपयोग किया गया। एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी वो डिवाइस होती है जिसकी वजह से जो चार्ज है उनको डिटेक्ट किया जाता है कि इस बॉडी पे चार्ज है भी या नहीं। तो चार्जेस को मालूम करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन से यंत्र का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। थर्ड चैप्टर है फसल उत्पादन एंड प्रबंधन, मतलब फसलों को कैसे उत्पादन किया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। सबसे पहले तो फसलें कितनी प्रकार की होती हैं, तो फसलें 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, मेनली 2 खरीफ रबी भी कह सकते हो। तो वर्षा ऋतु में कौन सी बोई जाती है, खरीफ वाली, इसमें धान वगैरह आ जाता है, और जाड़े के टाइम में जो बोई जाती है वो रबी वाली हो जाती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में जो बोई जाती है वो जायद वाली होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे क्योंकि ये हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम स्पीड में करते हैं इस चैप्टर को कवर।
फसल उत्पादन के कितने चरण होते हैं? तो फसल उत्पादन के सबसे पहला होता है मिट्टी तैयार करना, फिर बीजों का चयन करना, फिर बुवाई करना, फिर सिंचाई करना, फिर निकौनी, फिर कटाई, फिर गहाई, उसाई और सफाई और ये भंडारण। यहाँ से सीक्वेंस बनाने को आ जाता है, तो उनको मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। सबसे पहला हो जाएगा प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, इरिगेशन हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम वीडिंग निकौनी उसी को बोलेंगे आई थिंक। ये हो जाएगा वीडिंग, यानी कि जो खरपतवार है उनसे बचाना। उसके बाद काटेंगे, उसके बाद स्टोरेज करेंगे, ठीक है, हार्वेस्ट करेंगे और स्टोर करेंगे। ये प्रॉपर प्रोसेस होते हैं। मिट्टी तैयार करना क्या होता है? मिट्टी तैयार करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उलटने पलटने की एक प्रक्रिया होती है, इसको प्लगिंग बोलते हैं, जुताई कहते हैं। मिट्टी को ऊपर नीचे करने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में इनको किससे किया जाता है? तो मिट्टी की जो प्लगिंग होती है वो हल कुदारी या फिर कल्टीवेटर, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं। जुताई से जो पौधे की जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं। ह्यूमस पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमस का निर्माण केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से किया जाता है। तो ये इन सब में ये मदद मिलती है अगर हम ये जुताई करते हैं। सबसे पहला काम हो जाता है जुताई का, यानी कि मिट्टी तैयार का। पॉइंट यहाँ से मिसिंग है, बीजों को चुनना वाला। तो बीजों को चुनने के लिए हम क्या करेंगे, पानी में उन बीजों को डाल देंगे। जो नीचे बैठ जाते हैं वो सही बीज होते हैं, जो हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, वो सही बीज नहीं होते हैं। इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, या फिर जो फटक करके भी हम अलग कर सकते हैं। अब बोने के तरीका मैंने बता दिया। बोने की दो विधियाँ हैं, तो सीधे लगा देंगे या तो फिर जैसे धान की खेती की जाती है वैसे लगाते हैं। और जो धान में छोटे छोटे पौधे निकलते हैं इनको मोरी कहते हैं, मोरी, और जिसे उखाड़ कर दूसरी खेत में बोते हैं। अब आ जाता है कि हम उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर देंगे। सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार की, फिर हमने बीजों को चुना, फिर हमने बो दिया। उसके बाद हम क्या डालेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे उनको पोषक तत्व देने के लिए। तो जो खाद होता है, यानी कि मैन्योर होता है, वो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। कार्बनिक पदार्थ मतलब पौधे और जो जानवर के अपशिष्ट होते हैं, गोबर, साग सब्जी, पौधे, पत्तियाँ, उनके जितने भी अवशेष होते हैं वो इस खाद का काम करते हैं। इस प्रकार से जो बनाई गई खाद होती है इनको क्या किया जाता है, गड्ढे में रख दिया जाता है और फिर उसमें सड़ते रहते हैं और ये अपघटित होकर के ये पदार्थ बन जाते हैं। इसी को हम कंपोस्ट भी कहते हैं। जबकि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल होते हैं। उनको उनमें मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनको प्रदान करने के लिए विशेष जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको प्रदान करने के लिए दिया जाता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं इनके कुछ एग्जांपल बताए गए हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। ये कुछ फर्टिलाइजर होते हैं। इनके एग्जाम्पल यहाँ बताए गए हैं। इनसे क्या होता है, पोषक तत्व मिलते हैं जिससे उनकी पैदावार अच्छी होती है। लेकिन ये जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये कहीं ना कहीं आगे जा कर के मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देते हैं। उर्वरक और खाद में डिफरेंस बताया गया कि मतलब क्या डिफरेंस होता है। तो उर्वरक केमिकल होता है, एक अकार्बनिक लवण होता है जिसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, जबकि ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। ये खेतों में बनाई जाती है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। जो फर्टिलाइजर होता है उसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद में जो मैन्योर होता है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। जबकि पोषक तत्व फर्टिलाइजर में ज़्यादा होते हैं जबकि खाद में कम होते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग केचुए द्वारा की जाती है। तो केचुए द्वारा मिट्टी को भुरभुरा करना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जैविक जो खाद होती है उससे कई लाभ होते हैं। जैसे सोखने की क्षमता बढ़ती है, गैस आसानी से अंदर पास हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से मिट्टी का गठन में सुधार हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो जो हम परंपरागत रूप से चला आ रहा है, एक होता है मॉडर्न वाला। तो पहले परंपरागत वाला देखते हैं। परंपरागत में जैसे कुएँ से हो गई सिंचाई, और या फिर उससे नदी, तालाब, इन सब से हो जाती है। तो इनके कुछ मेथड, इनके नाम याद रखिएगा। मोट हो गया, मोट को इसको इंग्लिश में भी ऐसे याद रखिएगा। मोट एक पहला मेथड ये हो गया। दूसरा चेन पंप हो गया, इनके द्वारा दी जाती थी, सिंचाई की जाती थी। ढेकली और राहत, ठीक है। तो मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत। मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये चार तरीके यहाँ बताए गए हैं जो कि परंपरागत रूप से कैसे सिंचाई की जाती थी। अब आधुनिक जो तरीके में यूज़ की जाती है वो उसमें स्प्रिंकल आ जाती है और ड्रिप इरिगेशन मेथड आती है। स्प्रिंकल में ऐसे फव्वारी की तरह पूरा छिड़काव किया जाता है पेड़ों में, जिसकी वजह से देखिए पानी को बचाने के लिए किया जाता है। ये जो छिड़काव होता है बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। और दूसरा हो जाता है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये इस तरीके से। और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये सीधे जड़ों में दिया जाता है। इसका जो पानी होता है सीधे जड़ों में दिया जाता है, इससे पानी की बचत की जाती है। और इसका जो उपयोग होता है
तो जो फलदार पौधे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है ड्रिप सिस्टम का। अब अगला जो स्टेप है वो होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड। वीड का मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार वो अवांछनीय पौधे होते हैं जो कि जैसे मान लीजिए हम गेहूँ उगा रहे हैं, उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा पौधे उगाएं जिनकी जो हमको नीड थी ही नहीं, उनको हम खरपतवार बोलेंगे। तो खरपतवार को हटाना ही निराई कहलाता है। निकौनी या निराई कहते हैं इसको। फिर फसलों की कटाई कर ली जाती है, ठीक है। अब उनकी जो जैसे ये वाली जो खरीफ फसलें होती हैं वो उस टाइम में सितंबर अक्टूबर के टाइम में काट ली जाती हैं, और रबी फसलें उधर मार्च अप्रैल के टाइम में काटी जाती हैं। तो ये काटने के बाद क्या किया जाएगा, फसलों को थ्रेसिंग किया जाएगा। थ्रेसिंग का मतलब होता है दाना और भूसा अलग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 6-7 में पढ़ चुके हैं। और जब ये कटती हैं तो कुछ ना कुछ कटाई पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल हो गया, वैसाखी हो गया, होली हो गया, ये सारे पर्व मनाए जाते हैं। अब हमने काट तो लिया है फसलों को, अब उसको हम स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं उनको बनाया जाता है, उनमें नमी ना पहुंच सके उसकी सुविधा की जाती है, चूहे से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। सीलो जो भंडार गृह होते हैं या फिर साइलो जिसको कहेंगे, वो लोहे या टीन का एक ड्रम होता है जिसका उपयोग किया जाता है इनको रखने के लिए। अगर केंद्र और राज्य सरकार के अंदर पूछा जाए कि भंडारण जो होता है वो कौन करता है, तो एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माल गोदामों में किया जाता है। इससे चैप्टर 4 स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानेंगे। रेसे का एक इतिहास बताया गया है कि सन से प्राप्त रेसे से ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था। सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण किससे प्राप्त हुआ था, सन से प्राप्त जो रेशा था उससे हुआ था। लिनन का यूज़ ये बताया गया नवप्रसार युग में जो स्विस लेक के निवासी थे उन्हीं को नियोलिथिक जाति के कहलाते थे, उनको यूरोप के नियोलिथिक जाति के कहलाते थे। लिनन के रेसे का प्रयोग मछली फंसाने के जाल बनाने में करते थे। लिनन जो होता है, लिनन, उसके रेसे का प्रयोग मछली का जाल बनाने में किया जाता है। इनके निवास स्थान स्विट्ज़रलैंड में, इनकी बात की जा रही जो ये नियोलिथिक जाति के थे, इनके निवास स्थान स्विट्ज़रलैंड में लिनन के कुछ रेसे प्राप्त होते थे और उनसे निर्मित धागे या उनसे बनी अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो उस टाइम में ये चीज़ प्राप्त हुई थी कि लिनन उस टाइम चलता था। पूर्व प्रसार युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशा प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ कि इन्होंने लिनन के रेशे का प्रयोग किया था। अब एक हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधे की खोज हुई, ठीक है। पूर्व प्रसार युग में ही कौन सा सबसे पहला पौधा देने वाला रेशा है, हेम्प। हेम्प याद रखिएगा। इसकी खेती फिर की गई, इसकी खेती कहाँ की गई, जो अपना एशिया का साउथ ईस्ट एशिया पार्ट है, इस वाले पार्ट में इसकी खेती की गई थी। फिर यहीं से ये विस्तार होकर के चीन में गया था। तो हेम्प का जो खेती है वो स्टार्ट हुआ साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन फिर यहाँ से ये चीन पहुँचा, इसका विस्तार चीन में हुआ। और ये कहा जाता है कि 2500 ईसा पूर्व में ये चीन में इसकी शुरुआत हो गई थी। मिस्र में लिनन की कताई बुनाई 3400 ईसा पूर्व चल रही थी। तो ये डेटा भले ना याद रखें, ये हेम्प वाला याद रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के एक पात्र के आसपास कपास की सटी हुई प्राप्त हुई थी, मतलब कपास प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि भारत में उस समय जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उस टाइम पे कपास था, ठीक है, कपास का उत्पादन हो चुका था। रेशम का रेशा जो है, रेशम जो सिल्क है, वो चीन में सबसे पहले प्रयोग हुआ था कब, 2500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको डेटा क्या याद रखना है, हेम्प की खेती चीन में कब हुई है, 4500 ईसा पूर्व हुई है। मोहनजोदड़ो से तो कपास की मिली थी, यानी कि 4000 ईसा पूर्व के करीब भारत में कपास उत्पादन होने लगा था। और रेशा जो सिल्क है वो 2500 ईसा पूर्व मिला है यहाँ चीन से, ठीक है। अब ऊन की बात करते हैं तो ऊन कहाँ से आया, तो इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड में 80 AD से ही श्रेष्ठ ऊन बनाने का काम शुरू हो गया था। एक मेरिनो ऊन है जो सबसे अच्छा ऊन माना जाता है, ये मेरिनो ऊन है। मेरिनो एक प्रकार की भेड़ होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जगहों के नाम बताए गए थे, ढाका मलमल के लिए, बालचूड़ी साड़ियों के लिए, बनारस बनारसी साड़ियों के लिए, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। मतलब उसी के नाम पे उस जगह का नाम पड़ गया। अब भागलपुर और कांजीवरम तमिलनाडु में जो है, भागलपुर बिहार में है, कांजीवरम तमिलनाडु में है। ये सिल्क के वस्त्रों के लिए फेमस है। भागलपुर में कौन सा सिल्क है आप कॉमेंट करके बताइएगा, या मैं ही बता देती हूँ, तसर सिल्क है, ठीक है। ये मैंने ज्योग्राफी में बताया भी था, तसर सिल्क के लिए फेमस है, तसर सिल्क। अब आधुनिक युग में क्या होने लगा कि जो ये
मैनमेड रेसे हैं या फिर सिंथेटिक जिनको फाइबर बोला जाता है, मैनमेड फाइबर बोला जाता है, उनकी खोज की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले से प्राकृतिक चीज़ें यूज़ हो रही थी वो टिकाऊ नहीं थी, ठीक है, टिकाऊ नहीं थी और वो सिकुड़ जल्दी जाती थी, उनको मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट उनका करना बहुत ज़रूरी था। और अब इनके साथ ये कुछ खासियत रही, इसी वजह से इनका आविष्कार किया। जो सिंथेटिक फाइबर है इनमें हम लोग इनका ये जो केमिकल सिंथेसिस के द्वारा मतलब केमिकल प्रोसेस के द्वारा इनका निर्माण किया गया, जैसे नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, इन सब का सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन, उसके बारे में बात करते हैं। तो रेयॉन जो था इसकी खोज 1890 में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुण वाले रेसे के रूप में की गई। मतलब ये रेशम के समान ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली रेशम नेचुरल फाइबर से मिलकर बना होता है, जबकि ये सिंथेटिक है, ठीक है। अब इसकी ये बनाया कैसे गया, तो यहाँ पे 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में दिखते हैं तो आपका सही हो जाएगा। जैसे एक लकड़ी की लुगदी हो गया, एक सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया। अब यहाँ हुआ क्या कि जो लकड़ी की लुगदी है उसको NaOH कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराया गया। जो सोडियम सेल्यूलोज बना जेंथेट सेल्यूलोज बनाने के लिए इस लुगदी को जेंथेट सेल्यूलोज बनाने के लिए ये जो लुगदी थी इसको CO2 में मिश्रित करके उसे कास्टिक सोडा बनाया गया, ठीक है। ऐसे करके पूरा प्रोसेस हुआ। अब जो इनको चीज़ मिलती है वो चिपचिपी चीज़ थी, उसको फिर क्या किया गया, उसको सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के घोल से निकाला गया, जिसकी वजह से वो ठोस पदार्थ बन गया। और फिर मतलब ये रेसे का निर्माण खींचा गया और रेसे का निर्माण किया गया। तो ये लंबा प्रोसेस है, आपको कहीं भी थ्योरी में लिखना नहीं है, केवल यहाँ बताया गया क्वेश्चन आएगा कि रेयॉन का निर्माण किससे हुआ, तो लकड़ी की लुगदी से हुआ, NaOH के साथ रिएक्ट करा के हुआ, या सेल्यूलोज ऑप्शन मिलता है तो सेल्यूलोज टिक करेंगे। भारत में सबसे पहला रेयॉन का कारखाना कहाँ खोला गया, 1946 में केरल में खोला गया था। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो याद रखना है कि इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में, मोजे बनाने में किया जाता है। कॉटन के साथ, कपास के साथ मिला करके बिस्तर की जो चादरें होती हैं, या ऊन के साथ मिला करके कालीन और गलीचे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि नायलॉन सबसे पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। मतलब अगर कंप्लीटली पूछा जाए, कंप्लीटली सिंथेसाइज जो फाइबर है वो कौन सा है, तो सिंथेटिक फाइबर तो नायलॉन होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के प्राकृतिक जो कच्चे माल है उनका यूज़ नहीं किया गया इसको बनाने के लिए। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण होता है कोयले, जल और वायु से किया गया। और कोयले से जो प्राप्त रासायनिक तत्व एवं गैसों का इस प्रकार का सम्मिश्रण किया गया कि उनसे नायलॉन रबर उत्पन्न हो जाता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कोयले, जल और वायु से किया गया। और ये जो नायलॉन रेशा होता है मजबूत होता है, लचीला होता है, हल्का होता है, इनकी धुलाई भी आसानी से की जाती है। और इसका कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे जुराबे बनाने में, रस्सी बनाने में, तंबू बनाने में, ब्रश बनाने में, ब्रश के जो तार होते हैं उसमें, कारों की सीट के पट्टे या सैन जो थैला होता है उसको बनाने में, पर्दे बनाने में किया जाता है। ये इस्पात का जो तार, स्टील का तार होता है उससे भी अधिक मजबूत होता है, इसीलिए इसका उपयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है, या रस्सी जो चट्टानों में चढ़ने वाली रस्सी होती है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। टेरिलीन हो गया, टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। और पेट का फुल फॉर्म आता है तो पॉलीएथिलीन टेरेप्थिलीन, पॉलीएथिलीन टेराथलीन, ठीक है। एक्रिलिक जो है वो ऊन के ऑप्शन में लाया गया था। ऊन जो होता है वो नेचुरल होता है, जबकि एक्रिलिक सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो ऊन जैसी विशेषताएं होती हैं, गर्म करता है, लेकिन ये सस्ता होता है ऊन के मुकाबले, और ये टिकाऊ होता है। उसके अलावा ये जल्दी सूखता है, जैसे कि जो नेचुरल ऊन होते हैं उनको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये जल्दी सूख जाता है और कम महंगे होते हैं। यहाँ बताया गया अब रेशों की पहचान कैसे करेंगे। जो सूती वस्त्र होते हैं वो पीली लौ के साथ जलते हैं और आखिरी में भूरे रंग का राख देते हैं, ठीक है, दाती और भूरे रंग का राख देते हैं। उसके अलावा लिनन के जो वस्त्र होते हैं वो भी सूती के वस्त्र की तरह ही जलते हैं, लेकिन इनकी राख बहुत हल्की होती है। रेशम जो होते हैं वो हवा में जल जाते हैं, उनके जलने पर जैसे पंख या बाल की जलने की जो स्मेल होती है ना वैसे आते हैं, और थोड़े से चिपचिपे दाने राख में शेष बच जाते हैं। जो नायलॉन होता है वो अज्वलनशील होता है, वो जलता नहीं है, वो केवल पिघल जाता है लेकिन जल करके ख़त्म नहीं। चैप्टर है बल। तो इसमें हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। तो उसको हम लोग अभी मैं जो पॉइंट बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। पुल एंड पुश ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। पुल एंड पुश, किसी भी चीज़ पे अगर हम खींचते हैं या उसको पुश करते हैं तो उस पर फोर्स काम करता है। फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो वस्तु अगर रेस्ट में है तो मोशन में चली जाएगी, अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा फोर्स।
अब बल के प्रभाव क्या होते हैं, तो बल के लिए एक पहली बात तो फोर्स के लिए दो बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, फोर्स काम करेगा। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। अगर सीजीएस यूनिट पूछी जाए, सीजीएस यूनिट तो डाइन होती है, ठीक है, डाइन होती है, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F इजिकल टू एम में होता है। फोर्स इजिकल टू मास इनटू एसिलरेशन, यानी कि मास गुणे त्वरण बोलते हैं शायद एसिलरेशन को, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ पे बल का प्रभाव क्या होता है कि बल से किसी भी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, वो अगर रुकी हुई है तो गतिशील किया जा सकता है, अगर गतिशील है तो उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता ही होती हैं कि बल से क्या क्या किया जा सकता है। अब बल के प्रकार बताए गए, यानी कि फोर्स कितने प्रकार का होता है, तो मेनली दो टाइप का होता है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, यानी कि संपर्क में और जो संपर्क में नहीं रहते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा जैसे कि पेशीय बल और घर्षण बल। कांटेक्ट फोर्स में मसल फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आ जाते हैं। मसल फोर्स क्या होता है, जब भी हम कुछ दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो कुछ भी हमारी बॉडी में क्रिया हो रही है, सांस ले रहे हैं, तो उस टाइम में मसल काम कर रही हैं, तो जो मसल आपस में जब काम करती हैं वहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, तो जो फोर्स होता है उसके परिणाम स्वरूप काम मिलता है, इसी को बोलते हैं मसल फोर्स। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के बारे में अगला चैप्टर ही इसी के ऊपर है कि जब कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं तो एक ऐसा फोर्स जो गति का विरोध करता है, जो घर्षण बल होता है वो गति का विरोध करता है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, अदरवाइज अगला जो चैप्टर है वो घर्षण बल पे ही है, तो वहाँ हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो हम जान लेंगे। अब आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स यहाँ दो प्रकार के बताए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। देखिए अब यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तो उसके लिए उस बॉडी का, जैसे अगर हम कहें कि अर्थ के सेंटर की ओर कोई भी चीज़ खींचता है वो, तो वहाँ पे वो कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमने पेन ऐसे रखा और छोड़ दिया तो वो चला जाएगा बिना कांटेक्ट में आए हुए, ठीक। तो यहाँ घर्षण बल क्या होता है, जो बिना कांटेक्ट के ये जो फोर्स काम करते हैं इनको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आ जाता है चुंबकीय बल क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो और चुंबकीय बल जो होते हैं, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो काम करते हैं वो किसी भी मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे चुंबकीय बल काम करता है, वो अपनी ओर आकर्षण करता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स वाला हम लोग 7th में पढ़ चुके हैं डिटेल में ही। यहाँ पे अब आते हैं अगले चैप्टर पे, यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं हुआ है, मैंने एक इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट को क्लियर कर दिया है। बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था, वेक्टर सदिश, ठीक है, हाथ देखो याद आ गया। सदिश राशि जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको हिंदी में सदिश बोलते हैं। सदिश राशि का मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। चैप्टर 6 है घर्षण के कारण, यानी कि फ्रिक्शन के कारण क्या है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये पहली बात है कांटेक्ट फोर्स होता है। ये कब, इसके कुछ 2-3 पॉइंट है, इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप साइकिल में पैडल मार रहे हो तो साइकिल चलेगी, अगर लेकिन आपने देखा होगा अगर पैडल मारना बंद कर दें तो साइकिल अपने आप रुक जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब वो मोशन कर रहा होता है तो नीचे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है जो कि गति का विरोध करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, दो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, उनके चिकनेपन की अवस्था पे निर्भर करता है। जैसे आपने देखा, मतलब है कि अगर चिकनेपन की अवस्था से बात करें कि कोई सरफेस कितना स्मूथ है, तो अगर स्मूथ होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, इसी वजह से आपने देखा होगा कि टाइल्स या मार्बल पे इंसान जल्दी फिसल जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। जबकि कोई अगर रफ सरफेस है, कोई खुरदरा सी जगह है, तो वहाँ पे इंसान नहीं फिसलता, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अधिक मात्रा में लगता है। कमानीदार तुला क्या होती है, कमानीदार तुला एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है बल को मापने के लिए। अब दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स कौन से होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक स्लाइडिंग होता है। स्टैटिक का मतलब है जो स्थैतिक घर्षण होता है ये किसी स्टैटिक चीज़ पे, स्थिर वस्तु पर लगता है। थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि गति का विरोध कर रहा होता है घर्षण बल। अब यहाँ पे जो स्टैटिक फोर्स होता है, अगर हमको इस गट्ठर को मूव कराना है तो उस फ्रिक्शन फोर्स से अधिक हमको फोर्स लगाना पड़ेगा
पड़ेगा, तब जा कर के ये मूव होगा। जो भी इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे लग रहा होगा, जैसे अगर यहाँ पे 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो हमको इससे ज़्यादा देना पड़ेगा, या 22 न्यूटन या 21 न्यूटन या 30 न्यूटन का देना पड़ेगा, तब जा कर के ये मूव करेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फोर्स क्या होता है, किसी स्थिर वस्तु पे लगता है, और जबकि स्लाइडिंग फोर्स जो होता है ये जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर गति कर रही होती है, मतलब त्वरित एक्सीलरेट हो रही होती है, एक्सीलरेटेड मोशन कर रही होती हैं, तो उस समय दोनों पृष्ठों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसका मान अधिक होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इसका मान कम होता है स्थैतिक घर्षण बल से। सर्पी यानी कि सर्पी जो घर्षण है इसका मान कम होगा किससे, स्थैतिक यानी कि स्टैटिक, वो दोनों सेम ही प्रोनाउंस हो। अब घर्षण हानिकारक जरूर है लेकिन अनिवार्य भी है। हानिकारक क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, एनर्जी का अपव्यय ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें जो भी मशीन होती है, मशीन के जो पंजर होते हैं वो घिसने लगते हैं, या फिर जूते चप्पल भी देखा होगा घिस जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे अगर चलने के टाइम पर भी घर्षण इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर सैम पट्टे पे, अगर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, या हम लोग जो कागज़ पे लिखते हैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। दीवारों पे अगर कील ठोकना है तो वहाँ के लिए भी घर्षण इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जो जैसे सिर्फ ठोस वाली चीज़ों के बीच में ही फ्रिक्शन नहीं लगता, बल्कि जो वायु और द्रव्य होते हैं उनके बीच में भी फ्रिक्शन लगता है। इसको क्या बोला जाता है, जो तरलों द्वारा जो फ्रिक्शन, जो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है इसको कर्सर कहते हैं। ठीक है, कर्सर कहते हैं। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल का मान अधिक होता है। विरल का मतलब, विरल जिसको रेयरर मीडियम बोलते हैं, और सघन का मतलब जिसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, घना है जो ज़्यादा। तो डेंसर में ऑब्वियसली फ्रिक्शन का मान ज़्यादा होगा, डेंसर में ज़्यादा होता है, और रेयर में, विरल में कम होता है। घर्षण के मान को, फ्रिक्शन के मान को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे तेल डाल दिया जाता है। जैसे चूड़ी पहनते टाइम देखा होगा, चूड़ी पहनते टाइम क्या करते हैं कि क्योंकि घर्षण ज़्यादा हो रहा था तो या तो आप तेल लगा लेते हैं, वैसलीन लगा लेते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। बॉल बियरिंग का यूज़ किया जाता है, ये घर्षण को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक और पॉइंट, जैसे जूते के नीचे जो खाँचे बने होते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं, या पहियों में जो खाँचे बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि घर्षण मेंटेन रहे और मोशन हो सके, क्योंकि घर्षण होना भी ज़रूरी है। और सारे पॉइंट मैंने क्लियर